सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को तो एक पैर से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज दिल्ली सल्तनत काल को आगे बढ़ाते हुए आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने केवल दिल्ली सल्तनत का परिचय देखा था, उसके बारे में शॉर्ट में हमने पूरा समझने का प्रयास किया था। आज से इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक वंश को बहुत ही विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आज गुलाम वंश में हम उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका कार्यकाल रहता है। आइए, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में पहला वंश है गुलाम वंश या ममलूक वंश या इलवरी तुर्क वंश, इसी के नाम है। और इस वंश का कार्यकाल टाइमिंग रहती है 1206 से 1290 और इसका संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद उसके लगभग 3-4 गुलाम भारत में रह जाते हैं, जिनमें से एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए देखते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पे स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है ये, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, परंतु यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर राजधानी जो है वह लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी को चेंज करके ले जाता है, इसलिए वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसके बाद भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, क्योंकि इससे पहले जो कासिम आया था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, और गजनवी और गौरी यह भी तुर्की थे, परंतु यह स्थापना नहीं कर पाए थे। इस प्रकार काल नहीं चले, वंश नहीं चले थे इनके टाइम पर। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की स्थापना कर दी थी, तो इसके बाद एक नया युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो लगभग ये तुर्की जो लोग थे, तुर्की से जो मुस्लिम लोग आए थे, वह तुर्की राज्य इसने स्थापना कर दी थी। तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भारत में शासन किया। तो ऐबक एक तुर्क जाति होती है। ऐबक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका सरनेम है, ये एक तुर्क जाति है। तो गौरी का गुलाम और सेनापति या सिपह सालार ये हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था 1191-92 में, उनमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के साथ युद्ध में भाग लिया था। और 1194 में होने वाले चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, उसमें ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाण द्वारा जयचंद की आंख में तीर मार दिया था, जिससे वो हाथी से गिर गया था, ऐसा बताया जाता है। और उसकी पराजय हुई थी। तो उनमें लगभग सभी युद्धों में गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो गौरी का गुलाम सेनापति या सिपह सालार ये हुआ करता था। इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ और इसके राजधानी लाहौर थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ है दिल्ली सल्तनत में कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया हो? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दास्ता मुक्ति पत्र दिया था। 1206 में गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद गौरी का भतीजा होता है गयासुद्दीन महमूद। तो वह एक सर्टिफिकेट दे देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कि आप हमारी दासता से मुक्त हो। एक प्रमाण पत्र दे देता है जिसमें लिखा होता है कि आप हमारी दासता से मुक्त हो। तो दास्ता मुक्ति पत्र कब दिया जाता है? 1208 में। अच्छा, जब ये राज्याभिषेक हो जाता है, जब ये शासक बन जाता है, जब ये शासन करता है, तो इसके बाद इसके सामने कुछ समस्याएं होती हैं। उसमें पहली समस्या है यल्दौज और कुवाचा।
दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि गौरी के मरने के बाद लगभग 4 गुलाम उसके भारत में रह जाते हैं। उनके नाम हैं एक यल्लौज, एक कुवाचा और एक बख्तियार खिलजी और एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बख्तियार खिलजी तो लगभग बंगाल वाले इलाके में चला जाता है, वहाँ पर शासन करता है, लेकिन इधर यल्लौज को गजनी का शासन मिलता है, कुवाचा को मुल्तान और सिंध का शासन मिलता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का शासन मिलता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये दोनों ही समस्या खड़ी कर रहे थे, तो इसने इनसे समस्या का समाधान करते हुए इसने सोचा यदि इनसे संबंध स्थापित कर लिए जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्लौज की पुत्री से विवाह किया, यल्लौज की पुत्री से विवाह किया, यानी यल्लौज उसका ससुर हो गया। ठीक, फिर कुवाचा जो कि मुल्तान और सिंध का शासक था, तो कुवाचा से ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया, कुवाचा से बहन का विवाह कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। परंतु ऐसा संबंध स्थापित करने के बाद भी यल्लौज से उसके ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं हुए और इसके बाद इनके बीच में युद्ध भी होता है। इस प्रकार इसकी प्रमुख उपाधियां हैं कुरान ख्वाह। कुरान ख्वाह की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है। कहा जाता है कि कुरान को बहुत मधुर कंठ से कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छे तरीके से गाता था, इसके लिए उसका पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान ख्वाह की उपाधि भी प्राप्त है। और लाख बख्श यानी ये लगभग दान किया करता था, लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है। और हातिम ताई की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त है, जो कि मिनहाज उस सिराज ने इसको प्रदान की थी, हातिम ताई की उपाधि। तो इस प्रकार ये उपाधियाँ हो गई। आगे हम चलें तो इस्लामी वास्तुकला में गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण। अच्छा, गुंबद क्या होता है और मेहराब क्या होता है? तो गुंबद जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल का ऊपर का जो शेप है वह गोल है, इस तरीके से है, तो वह गुंबद हो जाता है। इसी के टाइम से ये स्टार्ट हुआ, गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण वास्तुकला का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही हुआ है। और इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई और इसे भारत की प्रथम मस्जिद भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए कि भारत की प्रथम मस्जिद का नाम क्या है और वह कहाँ है, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है और वह दिल्ली में है। और किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और इसको जैन मंदिर और वैष्णव मंदिरों के अवशेषों पर बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैन मंदिर और वैष्णव मंदिरों को तोड़ करके उनके ही अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवाया है। और इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको कहीं कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोला जाता है और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी को बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह अजमेर में बनाया इसने और संस्कृत विद्यालय व बौद्ध मठ के अवशेषों पर इसने बनाया, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों हमने पहले पढ़ा इससे पहले वाली वीडियो में कि दिल्ली से लेके अजमेर तक का एरिया पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था। उनके पश्चात चौहान वंश ये चलता गया और चौहान वंश में ही एक शासक हुए विग्रहराज चतुर्थ, तो उन्होंने वहीं पर अजमेर में संस्कृत विद्यालय बनवाया था। और उसी संस्कृत विद्यालय को आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके वहीं पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। संस्कृत विद्यालय था और बौद्ध मठ भी थे, तो उनको तोड़ करके उन्हीं के अवशेषों पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ऐसा बताया जाता है कि ये झोपड़ा एक मस्जिद है, इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये चूँकि 2.5 दिन में बना दिया गया था, तैयार कर दिया गया था इस मस्जिद को, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और इसमें इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक है एक हरिकेली, तो उसकी पंक्तियां लिखी हुई दीवारों पर मिलती हैं। इसके बाद ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, लगभग 73 मीटर इसकी टोटल हाइट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों ये कुतुब मीनार, इसका कार्य आरंभ या इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और ये लगभग 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला है और 73 मीटर इसकी कुल हाइट है। और इसकी जो प्रथम मंजिल आप देख पा रहे हैं, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ ऐबक द्वारा करवाया गया था। इसके बाद क्या होता है 2, 3, 4 ये 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया जाता है।
ऐबक के बाद हम पढ़ने वाले हैं, आरामशाह के बाद इल्तुतमिश आएगा। तो इसके बाद इल्तुतमिश ने इन 3 मंजिलों का कार्य प्रारंभ करवाया और उनको कंप्लीट किया। इसके बाद समय निकलता जाता है और लगभग 1369 में बिजली के कारण ये जो चौथी मंजिल है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब ये चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है तब उस समय फिरोज शाह तुगलक का शासन टाइम था वहाँ पर। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, रिपेयरिंग करवाई इसकी, और 1 मंजिल और जोड़ दी। 5वीं मंजिल किसने जोड़ी? फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और 5वीं मंजिल जोड़ी। यह 73 मीटर कुल इसकी हाइट है। तो ये कुतुब मीनार के बारे में हुआ। और इसमें 1505 में जब इतना होने के बाद 1505 में भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब सिकंदर लोदी का समय था। तो सिकंदर लोदी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद अंग्रेजों के टाइम पर 1803 में रॉबर्ट स्मिथ द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है, इसकी दोबारा से रिपेयरिंग करवाई जाती है और 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है कुतुब मीनार को। कब कर लिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चौगान एक खेल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो घोड़े पर बैठ करके एक स्टिक टाइप से होती है, उससे गेंद को उससे किक किया जाता है, हिट किया जाता है। तो इस प्रकार यह खेल खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर करके गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आज हमने गुलाम वंश को स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में हमने उसका संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको समझने का प्रयास किया। और इसके बाद आने वाले जो महत्वपूर्ण और शासक होंगे उनके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। और आप यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।